सीधा जा रहे हैं आदेश पटेल जी के पास। आदेश पटेल जी देश का बड़ा नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एनालिस्ट हैं और चैंपियन रहे हैं एनएससी के उसके एनालिस्ट चैंपियनशिप के विनर रहे हैं। तो आदेश जी, बाजार के अंदर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और हम आपसे जैसे चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि बहुत कम ऐसे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे निवेश किया जा सकता है, जहां खरीदारी करके और थोड़ा समय देंगे अगर तो मुनाफा कमाया जा सकता है। क्या कौन सा ऐसा कौन सा स्टॉक है जिस पे आपका एनालिसिस कहता है कि इस समय हम खरीदारी कर सकते हैं? ये वीक में आप जो स्टॉक लाया हूँ वो है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया एफएल बेसिकली एक कंज्यूमर कन्वर्जन जो होता है, जो हम बेसिकली जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें वो जो क्लिक बेट्स आते हैं तो उसको हम क्लिक करके भी हम परचेज करते हैं। बेसिकली वो जो पूरा कन्वर्जन टेक्नोलॉजी होता है, कोई कंपनी को अगर कस्टमर्स लाने हैं तो वो जो कन्वर्जन करने का प्रोसेस होता है वो उसमें इन्वॉल्व है। एक बार समझने के लिए कि एफएल क्या क्या करता है। बेसिकली ऑफ कोर्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। बेसिकली उसने एक पूरा कंज्यूमर प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिसके थ्रू वो अपने बिजनेसेस जो उसके कस्टमर्स बेसिकली जैसे अमेजोन है, स्विगी है, वैसे होते हैं। तो वो बेसिकली एप्पल के पास आते हैं टू एंश्योर कि मोर कस्टमर्स उनके जो एप्स होते हैं या इनके जो वेबसाइट्स होते हैं उसको पूरा स्टडी करके उसको प्रोबेबल कस्टमर्स से कन्वर्टेड कस्टमर्स में कन्वर्ट करें। दिस इज द सर्विस व्हिच एप्पल इज प्रोवाइडिंग टू इट्स बिजनेस कस्टमर्स। ठीक है, तो ब्रॉडली उसका अगर आप देख सकते हो, बेसिकली दो बिजनेस सेगमेंट है। एक है उसका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, बेसिकली वो क्या करता है, एंगेजमेंट्स करता है अपने कस्टमर के यूजर्स के साथ, कंटेंट बना के उसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता है उसके जो यूजर बेस होता है उसको कन्वर्ट करने का। जैसे आपके स्विगी इज वन ऑफ दी एप्पल कस्टमर, तो आपको पता है कि स्विगी में आता रहता है कि ऐसे जब आप स्विगी ओपन करते हो तो वो जो पॉपअप्स आते हैं, तो वो जो पूरा काम करता है वो बेसिकली एप्पल करता है। ठीक है, तो उसका प्लेटफॉर्म में उसका अभी 99% रेवेन्यू उसका पूरा ये कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है जो कन्वर्ट करके देता है। अगर उसका कम बिजनेस समझना हो कि कैसे वो प्लेस्ड है, क्योंकि इट्स आईटी कंपनी और आईटी कंपनी में यूजुअली ग्लोबल लेवल पे आ चुकी है ये कंपनी। तो उसका रेवेन्यू अगर हम ब्रेकअप देखें तो 35% रेवेन्यू अपना इंडिया से आता है और 65% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ फेयर प्रॉपरली ग्लोबल कंपनी है ये, जिसने बहुत सारी कंट्रीज में उससे अपना बिजनेस को रेप्लिकेट किया है, अपने मॉडल्स को रेप्लिकेट किया है। ब्रॉडली ये मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे स्ट्रेंथ उसका जो अगर हम बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ एज अ कंपनी है, वो ब्रॉडली उसका मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें वो कन्वर्ट करता है। उसके अगर हम पेटेंट्स के बारे में देखें तो 6 पेटेंट्स उसने ऑलरेडी यूएस में उसको मिल गए हैं, दूसरे फाइल हुए हैं और प्रोसेस में है कन्वर्जन के। ब्रॉडली ये हमने समझा कि वो क्या बिजनेस करता है। ठीक है, अब हम उसके थोड़े पास्ट फाइनेंशियल्स और ट्रेंड्स पे जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम उसका 5 ईयर परफॉर्मेंस ट्रेंड देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, क्योंकि उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है ग्लोबली, तो अगर हम 5 इयर्स का पूरा ट्रेंड देखें 18 से 22, ये इंक्लूडिंग सब कोविड का ईयर है। कोविड से तो इसको ज्यादा फायदा हुआ बिकॉज लॉट ऑफ बिजनेसेस मूव्ड ऑनलाइन एंड देन इट वाज इंपॉर्टेंट टू एंगेज विद द कस्टमर्स, तो वहां पे उसका फायदा भी हुआ है। तो आप देख सकते हो इट्स अ कंसिस्टेंटली वेल ग्रोइंग कंपनी। उसका 5 ईयर परफॉर्मेंस आप देखो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो या उसका क्या बोलते हैं एबिटा देखो या उसका पैट देखो, तो उसका सीएजीआर अगर आप देख सकते हो, रेवेन्यू हैज मूव्ड at 60% CAGR, EBITDA has moved at 47% CAGR, PAT has moved 60% CAGR। तो उसका अगर आप ग्रोथ देखें तो ग्रोथ में तो इट हैज परफॉर्म वेरी वेल ओवर द पास्ट 5 इयर्स। अभी हम इस पे आगे क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज हाउ इट हैज परफॉर्म्ड ब्रॉडली। अगर उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें, बेसिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज ब्रॉडली कि भाई उसने काम करके और बिजनेस करके क्या कमाया, तो उसका भी अगर हम देखें वैल्यू तो इट हैज गॉन फ्रॉम 478 टू 2060 इन लास्ट 5 इयर्स। तो एक बहुत बड़ा ग्रोइंग कंपनी है, 62% केकर पे किया हुआ है। अगर हम उसके बैलेंस शीट रेशियोज देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, वो बहुत ही अच्छा कंपनी है। आरओसी उसका 18.5 है, रिटर्न ऑन एसेट्स 14 है, डेट तो ब्रॉडली बहुत ही कम है। तो दिस इज व्हाट उसका एक कैश फ्लो ट्रेंड और रिटर्न रेशियो है।
इसको अगर हम क्वार्टरली चार्ट्स में अगर थोड़ा देखना हो रेवेन्यू में कि भाई ऐसा नहीं है कुछ भी कि अचानक ही कुछ हो गया है, तो ब्रॉडली अगर इसका आप चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि यूजुअली उसका क्वार्टर 3 सबसे पावरफुल होता है। तो क्वार्टर 3 इज देयर बिजनेस साइकिल, क्योंकि वो इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्व करता है, तो तभी वो प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट ईयर के प्लानिंग्स होते हैं और उसका बिजनेस होता है। तो हर क्वार्टर में आप देखोगे क्वार्टर 3 विल ऑलवेज हैव अ बिगर स्पाइक देन कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स। तो क्वार्टर 3 उसका सीजनैलिटी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाई ग्रोइंग बिजनेस है। अगर आप देखें तो उसने ऐसा बिजनेस लास्ट से 3 इयर्स में कैसे चेंज किया है अपने प्रोडक्ट मिक्स। 50-50 था ऑलमोस्ट इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको वो धीरे-धीरे इंटरनेशनल का प्रपोर्शन बढ़ाते-बढ़ाते 35-65 पे हो गया। तो इंडिया इज 35 एंड 65। तो ये हमने समझा कि वो कैसे उसने अभी तक ग्रो किया है, क्या है ये। अभी हम समझना चाहेंगे कि उसका ये जो ग्रोथ आया है, अगर हम देखेंगे कि लास्ट एक 21 से 22 में बहुत बड़ा स्पाइक आया है, तो वो ग्रोथ कौन से सेक्टर्स से आ रहा है। तो अगर हम वो सेक्टर्स देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके मेनली उसने EFGH करके अपने सेक्टर्स किए हुए हैं, और उसमें से उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है वो आपको दिख सकता है। जैसे कि ई कॉमर्स, एडटेक, एंटरटेनमेंट, फिनटेक, फूड टेक, FMCG, जी में है गेमिंग, ग्रोसरीज, गवर्नमेंट, हेल्थ टेक। तो ये ब्रॉडली आप समझ सकते हो कि ब्रॉडली एज अ जो ट्रेंड्स आए हैं आफ्टर कोविड आल्सो, वो जो ट्रेंड्स में जो चेंज आया है शिफ्ट ऑफ यूजर बेस में, तो उसी कैटेगरीज में उसने अच्छे से परफॉर्म किया, उसी से उसका आप समझ सकते हो देखो रेवेन्यू भी आ रहा है, डायरेक्ट कस्टमर्स और ये 90+ रेवेन्यू उसके यही सब अच्छे सेक्टर्स। अगर हम सेक्टरल पोजीशन देखें कि भाई अगर ये कोई एक समझो ई कॉमर्स कंपनी है या कोई ऐसी कोई फूड टेक कंपनी है या फिनटेक कंपनी है, तो उसके लिए एज अ बिजनेस पार्टनर एफएल को लेना है, उसकी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है अभी ब्रॉडली। तो ये था ब्रॉडली एफएल क्या करता है, उसका कैसा ग्रोथ रहा है, और ब्रॉडली किस सेक्टर से उसका ग्रोथ कैसे कैसे आया है। तो अगर आप पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पोजीशन से पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडली ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो कंज्यूमर्स को हम एज अ बिजनेसमैन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग में उसका सबसे ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन एज अ बिजनेस। तो फ्रॉम बिजनेस इट इज वेरी वेल प्लेस्ड ब्रॉडली। अब हम बात करेंगे कि आगे कैसे। तो आगे अगर हम देखें तो अभी फ्रॉम आईटी पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्रीज में सभी कंपनीज अभी ब्रॉडली फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू इज इन अ वेरी बेसिकली ऑल हो चुका है सेक्टर पूरा। तो पर उसमें अगर हम देखना चाहें कि अगर फ्यू कंपनीज जिसको हम बेट कर सकते हैं बिजनेस स्टोरी की बिजनेस स्टोरी पे, तो ऑफ कोर्स एप्पल को आपको कंज्यूमर मोबाइल एडवर्टाइजिंग में एक पार्ट और उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर हम उसके ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो ब्रॉडली द बिजनेस सीम्स टू बी इन अ वेल पोजीशन स्टेट टू ग्रो मोर। तो वो है अभी आईटी में हम बात करते हैं कि भाई आईटी में पर्सनल या एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, तो हाउ इज एप्पल प्लेस टू दैट। तो बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट के आउटलुक से समझे तो बेसिकली they have very diversified workforce, India, Spain, सब जगह पे, and they are also using ESOPs in a very nice way. So broadly the costs are in control, and that's how they see it. They do not see a big impact on the profit line, bottom line for the increase of employee cost. They are able to, of course there is an increment, but they are not looking at a big churn and big change in the employee cost. तो ये एक मेन फैक्टर होता है अभी आईटी इंडस्ट्री में कि भाई आईटी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, तो ये वेल पोजीशनड है उसके लिए, बिजनेस के लिए वेल पोजीशनड है। अगर इस बिजनेस का सिर्फ रिस्क बात करें तो उसका बिजनेस सिर्फ दो चीज से आता है। एक है जो गूगल और एप्पल होते हैं उसके जो प्राइवेसी पॉलिसीज होते हैं उसके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है और कस्टमर्स को कन्वर्ट करने का उसको मैप करके हाउ फास्ट यू कैन कन्वर्ट, दैट्स व्हाट द सर्विस इट प्रोवाइड, राइट। तो अगर गूगल एप्पल ने तो चेंज किया है, बट बिकॉज एप्पल का अभी एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्लेटफॉर्म में बहुत iOS का बेसिकली कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, मेजॉरिटी इट्स एंड्रॉइड, ठीक है। तो अगर बिग रिस्क अगर सिर्फ इस बिजनेस में देखते हैं तो वो है कि अगर गूगल अपना प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करता है सब्सटेंशियली, और तो उसके वजह से जो कन्वर्शन उसका है वो कन्वर्जन इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी वजह से उसका जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो
चेंज हो सकता है। तो ये एक सिर्फ बिजनेस रिस्क है। ब्रॉडली अगर इस बिजनेस को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो एक सिर्फ ये डेवलपमेंट है जिसको हमको ट्रैक करना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। बट ब्रॉडली इट इज वेल प्लेस्ड टू बिकम अ बिगर कंपनी, क्योंकि वो इमर्जिंग मार्केट्स में उसका पोजीशन अच्छा है, इंडिया में बहुत अच्छा पोजीशन है, और अभी इंडिया में तो और वो माइंड कर सकता है कस्टमर्स को कन्वर्ट करने के लिए, कैन मूव टू मोर टियर 2 टियर 3 सिटीज एंड कन्वर्ट यूजर्स एंड ब्रिंग ग्रोथ फॉर देयर बिजनेस कस्टमर्स। तो इसीलिए इट इज वेल पोजीशन एंड इसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ऋषि, फिर जब आप बता रहे हैं कि इसका एक बड़ा प्रोपोर्शन अब जो है इनका इंटरनेशनल मार्केट का जो बिजनेस है, जो फॉरेन बिजनेस है वो बढ़ने लग गया है या ज्यादा बढ़ गया है, 50-50 जो पहले था वो 65 जैसा हो गया है, तो वहां से तो उनको वो करेंसी रेट का बेनिफिट भी मिलेगा। हाँ, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ब्रॉडली वो करेंसी रिस्क का एडवांटेज तो हमको ऑलवेज रहेगा, क्योंकि वो दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ब्रॉडली डन इन डॉलर टर्म्स। तो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं और वो थोड़ा मोटा चेंज कर दे सकते हैं और वो अपने प्रॉफिट लाइन को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं उसको। इसमें एक आर्ग्यूमेंट ऐसा भी है कि जो 2022 में जो ग्रोथ हुआ है ब्रॉडली इस कंपनी में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज उसके अगले साल में स्टार्टअप्स के बहुत फंडिंग हुए थे, तो बेसिकली उनको ग्रोथ ज्यादा करना था, तो इसीलिए एप्पल का बिजनेस से इस साल में बहुत बड़ा है, बिकॉज वो स्टार्टअप्स के पास पैसे थे, वैल्यूएशंस बहुत हाई पे हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने वो पैसे इन एडवर्टाइजिंग करके ग्रोथ करने में डाले और इसलिए एप्पल कमाया। बट नाउ यू माइट स्टिल हैव अ क्वेश्चन कि वो आगे कर सकता है कि नहीं। तो अगर हम उसमें उसकी बात भी करें तो कंपनी का हर एक स्टार्टअप्स का इम्पैक्ट देखें, सपोज इस साल फंडिंग नहीं आए तो क्या उसका रेवेन्यू पूरा हट जाएगा, दैट कुड आल्सो बी अ कंसर्न। तो उसमें द कस्टमर प्रोफाइल एंड द रिस्क बिटवीन ऑल कस्टमर्स इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी के लिए। तो ऐसा कोई मेजर रिस्क अभी मैनेजमेंट उसमें नहीं देख रही है कि अगर इस साल फंडिंग वैल्यूएशंस नहीं हुए तो नए स्टार्टअप उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो एप्पल नहीं कमाएगा। उसमें भी दे आर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, ऐसा नहीं है कि कोई 2-3-4 एक कंपनीज पे है, और उसके ग्रोथ बहुत मल्टीपल सोर्सेस है, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, डिफरेंट ज्योग्राफीज और डिफरेंट वेज। तो अभी सपोज वो डेली हंट करके जो कंपनी है अपना न्यूज वाला, तो वो उसका भी पूरा वर्नाक्युलर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है कि बेसिकली, तो वैसे उसके बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ बिजनेस भी है, तो उससे उसके ग्रोथ आर टू बी वेल गोइंग फॉरवर्ड अच्छा ही रहने वाला है। जी ठीक है, तो उसमें कहीं कुछ उतना रिस्क उतना ज्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि वो भी, अब मैं वैसे सोचता हूँ कि ठीक है कि कुछ फंडिंग कुछ चीजें अगर कम भी हो रही होंगी, लेकिन ओवरऑल फंडिंग इतनी कम नहीं हो रही है स्टार्टअप्स में, या ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो जो भी होगा उसके बाद भी इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो एफएल की वो बनी रहेगी, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को एस्टेब्लिश होने के लिए और उसको वो नंबर्स लाने के लिए कि कितने डाउनलोड्स हैं, कितने उसके यूजर्स हैं और कितना बिजनेस है, वो चाहिए होगा, वो नंबर्स चाहिए होंगे, और वो नंबर्स को लाने का काम एप्पल इंडिया करता है। तो वो एक चीज है, प्लस इंटरनेशनल पोर्टफोलियो है, ग्लोबल पोर्टफोलियो है, तो अगर यहाँ पे हम कुछ कम भी समझ लें इंडिया, तो भी बाहर तो बहुत सारी चीजें और अलग अलग जगह तो बहुत सारी चीजें हो ही रही है। तो स्टार्टअप में फंडिंग की इतनी बड़ी एटलीस्ट ओवरऑल वो नहीं है कोई बीमार, तो वो सारी चीजें तो कहीं ग्रोथ अच्छी है। सर फिर मेरे को एक बार ये भी बताइए कि इसमें कितना समय दूं और क्या टारगेट्स लेकर के चलूं। 1070 रुपए का एप्पल इंडिया समय है। करेक्ट। सो ब्रॉडली अभी अगर हम लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं तो ऐसा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री थोड़ा शेक्स में चल रही है, तो इसको फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव आई विल से कि अगर हम हर 25 या 50 पॉइंट के डिफरेंस पे इफ यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, तो दैट इज द राइट वे टू एक्यूमुलेट, नॉट गो ऑल इनटू दिस ब्रॉडली। वेट एवरी क्वार्टर या इवन 3-4 महीने में इसको एक्यूमुलेट करें, ऐसा मत कीजिए कि अभी के अभी पूरा पोर्टफोलियो में ऐड कर दीजिए। यू शुड एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड, तो क्या अपना रिस्क जो को भी शॉक वेव्स है उससे आप प्रोटेक्टेड रहे। टारगेट की अगर बात करें तो ऐसा स्पेसिफिक अगर वैल्यू टर्म्स में आप टारगेट बोले तो नहीं है, पर अगर हम बोले कि इसको क्या ये ग्रो कर सकता है, मिड कैप से लार्ज कैप तरफ जा सकता है, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा स्टोरी है जो डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो वो फॉर श्योर अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, एक तो आपने बता दिया कि स्कैटर्ड बाइंग करें, तो लमसम में नहीं करें। अभी जो गिरावट आई है, ये जो डिप आया है, इसका फायदा उठाएं, ये अपॉर्चुनिटी है कि आईटी सेक्टर में, और उसके चलते एप्पल में भी, और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हुआ है, थोड़ा कमजोर हुआ है, तो उसके चलते कुछ डिस्काउंट मिला है, वो डिस्काउंट में हम यहाँ पे एंट्री करें
और अगर और भी कुछ डिप्स आते हैं तो एक बार में इतना फुल ऑन नहीं खरीद लें, थोड़ा स्कैटर्ड बाइंग करें। तो अगर कुछ अभी खरीदते हैं, अगर कुछ और डिप मिलता है, कुछ और नीचे की तरफ लेवल्स मिलते हैं, तो उसमें भी और ऐड और एक्यूमुलेट करने की ही अपॉर्चुनिटी होगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। और उसके बाद थोड़ा सा इसको लंबा समय दें। कितना समय, 1 से 2 साल या नहीं, आई कुछ थिंक और? अगर उसका रियल ग्रोथ अगर हमको पूरा अगर उसको लेना है, बिकॉज द वे इंडिया इज आल्सो ग्रोइंग एंड द वे द इकोनॉमी इज कनेक्टिंग टू डिफरेंट एंड मोर मोबाइल यूजर्स हैं, तो उसको अगर हम 3 से 5 साल लेंगे, ऑफकोर्स 3 साल में भी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, अगर हम 3 से 5 साल का आउटलुक रखेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो 3 से 5 साल का अगर आउटलुक लेंगे तो बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। एफएल इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया स्टॉक लेकर के आए हैं आदेश जी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। बहुत शुक्रिया आदेश जी, ये सारी जानकारी देने के लिए और हमें बताने के लिए कि क्यों एफएल इंडिया पे हमें नजर रखनी चाहिए, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस, इसके फंडामेंटली रीजंस और उसका बिजनेस कैसा है, जो थोड़ा सा हमें समझ में कम आता है नॉर्मली। इस तरीके की चीजें टेक्निकल, जैसे हम कई बार ये भी होता है कि किसी पूछे कि इन्फोसिस क्या करता है तो बताना मुश्किल है कि इन्फोसिस करता क्या है। तो कंपनी बहुत बड़ी है, उसके लीडरशिप को हम बहुत अच्छे से जानते हैं या सुनते हैं कि हाँ कौन किसकी कंपनी है, और वो तो सारी चीजें इंटैक्ट है कि हाँ सबको जो उसको कॉन्फिडेंस तो बहुत है। करता क्या है वो बिजनेस समझ में नहीं है। रिलायंस में चलिए ठीक, हम जियो वगैरह चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि हाँ, तो कहीं कंज्यूमर गुड्स होता है, ब्रिटानिया है और आईटीसी है, वाली चीजें तो हमें ब्रांड्स दिखते हैं। एफएल क्या करता है, ये बहुत ही B2B और वाली चीजें, तो वहां पे समझना और जरूरी हो जाता है, और आपकी मदद और आपके जैसे एनालिसिस की हमें बहुत जरूरत होती है। थैंक यू सो मच सर, समय निकालने के लिए और थैंक सारी यू। जानकारी। थैंक यू। थैंक यू।